नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी तारतम्य में कक्षा 8 के साइंस के चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे अध्याय 6 दहन और ज्वाला। हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों का नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियों को चलाने में कौन से ईंधन का काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ, है ना, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़न, प्राकृतिक गैसें इत्यादि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं जलता। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने में रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अपन अध्ययन करेंगे। दहन 6.1 में हम पढ़ेंगे दहन क्या है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संसी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला से निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो कुछ इस तरीके से वो जलना शुरू होता है। मैग्नीशियम का दहन जो है वो अपन ने भी देख रहे थे। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, कोई भी रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला क्या है? दाह्य पदार्थ है। जरा ये सुने, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, तो इसके बारे में जानिए। ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये हमने कक्षा 7 में सीखा था। बिल्कुल सही। मतलब हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है और उससे ऊष्मा निकलती है जो हमारी बॉडी को काम आती है। क्रियाकलाप 6.1 स्ट्रा, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, शीशा आदि कुछ पदार्थ जो है उन्हें इकट्ठा करिए। अपने शिक्षक को देख रेख में एक एक पदार्थ को देखकर उसे जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इससे दाह दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह दिखाइए। तो ये जो है लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, लोहे की कील नहीं जलती। हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है, बट जो सामान्य ताप है उस पर लोहे की कीलें नहीं जलेंगी। मिट्टी का तेल जलेगा, पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा, स्ट्रा जो है वो नहीं, स्ट्रा जलेगी, काष्ठ कोयला जलेगा, लकड़ी के तीलियाँ जो है, माचिस की तीलियाँ वो भी जलेंगी और कांच जो है वो नहीं जलेगा। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह हैं? आप इन्हें सारणी में लिख सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिससे दाह होता है। क्रियाकलाप 6.2 सावधानी जरूर रखिएगा। जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखनी आवश्यक है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी या को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि क्या हो जाए? वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला का क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। 6.2 बी में आप देख सकते हैं। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। 6.3 सी में आप देख सकते हैं। सी में ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? यदि यह अप्रभावित जलती रहती है तो क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वालामुख में क्या होता है? कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं होती है। तो ये जो प्रक्रिया है उसमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ को जलने में ऑक्सीजन क्या होती है? आवश्यक होती है।
हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? जी। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है और इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। क्रियाकलाप 6.3। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? तो आप जानिए कि आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर आप देखें, कंबल से लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली है। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है। यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़ों को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। यह जलती हुई माचिस की तीली इनके पास लाते हैं तो क्या जल उठता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है बताई जा रही हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैल जाती है और जल्द ही पूरे जंगल में आग चपेट में आ जाती है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत ही कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? एक न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बी के बगल में रगड़ने से क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फेट का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिर पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फेट का दहन प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.4 सावधानी। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करिए और इनमें से एक कप में 500 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्तियों द्वारा गर्म करिए। क्या आप देखते हैं? बताएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कागज का कप है, इसमें जल डला हुआ है और ये जलते हैं किस तरीके से। कागज के कप में जल गर्म करना। कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? इस प्रकार कप का जल गर्म हो जाता है। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो
हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो इसको आप अवश्य बनाइएगा। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा और सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो इसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव आपने अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिएगा। आपने अपने क्षेत्र में अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पास या आपके पड़ोसी के घर में आग लग गई हो तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को क्या करना चाहिए? सूचित करना चाहिए। ये जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। ये फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता होगा, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन में ईंधन होता है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशमन है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग का नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब में यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भी भरी जा सकती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशमन है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन के पाउडर को भारी मात्रा में छिड़काव है और आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। तो कौन कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर को भारी मात्रा में छिड़काया जाए तो उसके आसपास के एरिया में क्या होती है? तेजी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आइए जानते हैं दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव से निकट लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग ना करें, अपने माता पिता की सहायता इसमें अवश्य लें। गैस स्टोव की घुंडी यानी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है और इस प्रकार दहन तीव्र दहन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन, इसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, वह स्वतः दहन कहलाता है। उसके बाद आते हैं कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से
लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आप आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाने की अवश्य याद रखिएगा। हम त्योहार पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो जाता है। ज्वाला ज्वाला के बारे में जानें। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की विशेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं देता। आगे बढ़ते हैं अपन। ये स्टोव है, मोमबत्ती और रसोई में स्टोव की ज्वाला का रंग। इसके बाद मिट्टी के तेल और लैंप और मोमबत्ती और बुनसन बर्नर की ज्वाला का रंग। ज्वाला की संरचना। क्रियाकलाप 6.5। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की नली को संसी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती को अकंपित ज्वाला है ना के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली से दूसरे हिस्से को निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए, गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपको ये ध्यान रखना होगा। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली के बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न करने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए और उसे संसी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़िए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं इसके बारे में आप चर्चा करें। तो इसमें आप देखते हैं कि कांच की प्लेट यानी स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है और यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़कर रखिए तो क्या होगा। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं और वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? तो सबसे गर्म भाग जो है वो उसका बाहरी हिस्सा होता है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला होता है। कम गर्म होता है जो बीच वाला हिस्सा होता है। सबसे कम गर्म होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा। जैसे आंशिक दहन मध्य वाले हिस्से में होता है। जैसे पीला हिस्सा जो बनता है वो आंशिक दहन कहलाता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। मोमबत्ती का जो है हिस्सा है इसके बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंधन क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है या सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर में सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए कि किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते हो सकते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सरणी 6.3 भांति उन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों के में वर्गीकृत कर लीजिए। ईंधन की दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन सा ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ये ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों की ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं, है ना।
इसके बाद आते हैं ईंधन का प्रारूप। ईंधन का ठोस द्रव गैस का होना, ये मैंने अभी आपको बता दिया। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीमान यहाँ देख लें। गोबर के उपले, इसका ऊष्मीमान होता है 6 से 8,000 किलो जूल पर केजी। लकड़ी 17,000 से 22,000 किलो जूल पर केजी। कोयला 25,000 से 33,000 किलो जूल पर केजी। पेट्रोल 45,000 किलो जूल पर केजी। मिट्टी का तेल 45,000 किलो जूल पर केजी। डीजल 45,000 किलो जूल पर केजी। मीथेन 50,000 किलो जूल पर केजी। सीएनजी 50,000 किलो जूल पर केजी। एलपीजी 55,000 किलो जूल पर केजी। जैव गैस 35,000 से 40,000 किलो जूल पर केजी। हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल पर केजी। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन, है ना, कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कर छोड़ते हैं और ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोगों को उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में होता है, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने में बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक और स्वास्थ्य कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा हुआ है। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और यह अत्यंत विषैली है। कमरा बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु तक हो सकती है और इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम कमरे में कभी उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, इससे समुद्र के जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप में जलमग्न हो जाते हैं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है और इसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल का स्थान पर अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है और सीएनजी एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। आइए जानते हैं मुख्य शब्द। अम्ल वर्षा, ऊष्मीमान, दहन, विस्फोट, उन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामन, ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थ। आइए जानते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा, क्या हमने सीखा। जो पदार्थ वायु में जलते हैं वो दाह्य कहलाते हैं। दाह्य के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा का और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिसपे दाह्य पदार्थों पे आग करता है, आग पकड़ता है। ज्वलनशील पदार्थ वह पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में एक से अधिक हटा कर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करते। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन, सतह दहन और विस्फोट। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ती, आसानी से उपलब्ध और आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीमान उच्च होता है और ऐसी गैसों या अवशेष नहीं छोड़ता और जो पर्यावरण को प्रदूषण अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं। ईंधनों की दक्षता और मूल्यों पर परस्पर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया करता है जिसका मात्रक किलो जूल पर केजी होता है। वायु में बिना जले कार्बन के कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और ये श्वसन के लिए कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन में अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा विश्व उष्णन का कारण बनती है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के
ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसल, भवनों और मृदा के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं ना। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा करते हैं, जो फसल और भवनों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये जो जानकारी मैं आप तक लेकर आया, इसमें अभ्यास के प्रश्न आप इसे लगाएं। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कमेंट करिए, मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। और भी मैं अच्छी चीज़ें आपके साथ लगातार लाता रहूँगा, ऐसी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। ये पाठ्यक्रम जो है एनसीईआरटी का है। इस एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में विज्ञान के चैप्टर में अध्याय 6 दहन और ज्वाला हमारा आज समाप्त होता है। इसी के साथ और भी चीज़ें हमारे साथ चलती रहेंगी। अच्छे कार्य को हम यूँ ही लगातार करते रहेंगे। आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।